दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की दुनिया में हम एक सभ्य समाज में जी रहे हैं और सभ्य समाज का जो मतलब ये है कि वो आपसी विवादों से बचे, किसी को परेशान न करे, किसी को तंग न करे और जैसा व्यवहार वो अपने लिए और उसे चाहता है वैसा ही व्यवहार वो दूसरों के साथ भी करे। तो दोस्तों ऐसी अवस्था में निश्चित रूप से विवाद की कोई उस स्थिति उत्पन्न नहीं होगी और आप मुकदमेबाजी से बच जाएंगे। आज हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि जो पारिवारिक संपत्तियां हैं, चाहे वो साझेदारी की संपत्तियां हों या पैतृक संपत्तियां हों साझे की, उनका सबसे सस्ता, सबसे आसान, सुलभ बंटवारे का तरीका कौन सा है जिसमें आपको लंबी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं करना पड़ेगा और परिवार में एक दूसरे से प्रेम बना रहेगा। तो दोस्तों वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए। मेरे वीडियो को दोस्तों शुरू से अंत तक देखें और ये वीडियो आपके बहुत काम की चीज है। ये आपके दोस्तों, आपके मित्रों, आपके रिश्तेदारों के भी काम आ सकता है। लिहाजा वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो संपत्तियों के बंटवारे का सबसे आसान तरीका कौन सा है। तो तीन तरीके जो सबसे आसान है बंटवारे के दोस्तों। एक तो होता है फैमिली सेटलमेंट, दूसरा होता है पारिवारिक बंटवारा विलेख और तीसरा होता है एक मौखिक बंटवारे के आधार पर। जब मौखिक बंटवारा हो जाता है तो उसके बाद में एक मेमोरेंडम डीड लिखी जाती है बंटवारे के बाद। इनमें से दोस्तों फैमिली सेटलमेंट और पारिवारिक बंटवारे का जब वो लिख जाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है, लेकिन जो मेमोरेंडम डीड है जो बंटवारे के बाद लिखी गई है उसका रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है, केवल उस पर एक्ट अपॉन होना चाहिए। दोस्तों आज हम देखते हैं कि भाई भाई में, चाचा ताऊ में, पिता पुत्र में आपस में संपत्तियों को बंटवारे के लेकर विवाद होते रहते हैं दोस्तों, और उनको रास्ता नहीं सूझ रहा कि किस तरह से वो अपनी संपत्तियों का बंटवारा करें। अगर बंटवारा करें भी तो उसके लिए लिखित क्या लें, क्या लिखा जाए उसमें बंटवारे में, तो इन्हीं चीजों के बारे में मेरा वीडियो है दोस्तों। तो अहम चीज तो दोस्तों पहला तो ये है कि जो फैमिली सेटलमेंट है या मेमोरेंडम डीड है या पारिवारिक बंटवारा होता है, इसका एक सबसे बड़ा फायदा है कि परिवार के सभी सदस्यों में सहमति बन जाती है और उनके अंदर कभी भी उनके बीच में वैमनस्यता या दुश्मनी नहीं पलती। दूसरा यह है दोस्तों, अगर इस तरह के जो बंटवारे हैं मैंने जो बताया है इनमें किसी मुकदमे की आवश्यकता नहीं है। तीसरा यह है कि आपके धन का भी खर्चा नहीं है। चौथा है कि आपके समय की बचत होगी और आपस में परिवार में भाईचारा और प्रेम बना रहेगा दोस्तों। अब इन बंटवारों को लिखते समय हमें क्या सावधानियां बरतनी है और क्या करना चाहिए। अगर हम बंटवारा लिख रहे हैं तो पहली बात तो यह कि जितनी भी संपत्तियां हैं और जितने भी उन संपत्तियों के हिस्सेदार हैं, तो सबसे पहला जो स्टेप आएगा उसमें कि जो संपत्तियां हैं उनके जितने भी हिस्सेदार हैं, जितने भी शेयरर हैं, उन सभी को बंटवारे में उनके नाम, उनकी वल्दियत, उनकी उम्र लिखा जाना बहुत आवश्यक है और उनका निवास स्थान। दूसरा स्टेप ये आता है कि उन लोगों पर जो कि कितनी संपत्तियां हैं, कहां कहां स्थित है, उनकी पैमाइश क्या है, उनकी बाउंड्री क्या है, वो सभी संपत्तियां बंटवारे में लिखी जानी आवश्यक है। यहां एक और बात बता दूं मैं आपको दोस्तों, अगर बंटवारे में सभी हिस्सेदारों के नाम बंटवारा विलेख में नहीं लिखे गए हैं या सभी संपत्तियों का विवरण बंटवारा विलेख में नहीं दिया गया है तो वो बंटवारा विलेख अमान्य हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए सभी साझीदारों, सभी हिस्सेदारों
का नाम बंटवारा विलेख में आवश्यक है। सारी संपत्तियों का विवरण बंटवारा विलेख में आवश्यक है। जब ये चीज हो जाती है, सब लोगों के नाम लिखे जाते हैं, सारी संपत्तियों का विवरण किया जाता है, तो उसमें लिखा जाता है कि सभी लोगों द्वारा, सभी पक्षकारों द्वारा आपसी सहमति से बंटवारा इन संपत्तियों का कर लिया गया है। अब विवरण आएगा दोस्तों उसमें कि कौन कौन सी संपत्तियां किन किन के हिस्से में आई, या किस संपत्ति का कौन कौन सा हिस्सा किसके हिस्से में आया। अब सपोज करें, मान लो दोस्तों कि संपत्ति एक है और दो हिस्सेदार हैं, तो बंटवारा विलेख में यह लिखना पड़ेगा, पहले तो पूरी संपत्ति की बाउंड्रीज दी जाएगी, मेजरमेंट दिया जाएगा। उसके बाद में जो आपका बंटवारा विलेख है उसके साथ चाहे तो आप एक नक्शा भी लगा सकते हैं, और उस नक्शे में यह दिया जाएगा कि भाई इस संपत्ति का पूर्व की तरफ का या पश्चिम की तरफ का 1/2 भाग इसके हिस्से में आया और 1/2 भाग इस व्यक्ति के हिस्से में आया। मान लो ए और बी दो आदमी है, तो उसमें लिखना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर पोर्शन ए के हिस्से में आया और दूसरा जो है वो बी के हिस्से में आया। अब सपोज करें दोस्तों कई सारी प्रॉपर्टियां हैं, कुछ संपत्ति तो ऐसी है कि जो अलग अलग एक एक व्यक्ति को दी जा सकती है, लेकिन कुछ संपत्ति बड़ी है वो एक को नहीं दी जा सकती क्योंकि उसका रकबा एक के हिस्से से ज्यादा है। तो उस स्थिति में करते क्या है कि जो सभी पक्षकार हैं उस संपत्ति में कौन कौन सा हिस्सा, किधर साइड का हिस्सा, बीच वाला या बाईं तरफ का या दाईं तरफ का, पूर्व की तरफ का या पश्चिम की तरफ का हिस्सा, कौन हिस्सा नंबर एक, सपोज करें 5 हिस्सेदार हैं और एक प्रॉपर्टी है 5 हिस्सों में बंटना है, तो ए को कितना किधर साइड में मिलेगा, बी को कहां मिलेगा, सी को कहां मिलेगा, डी को कहां मिलेगा, ई को कहां मिलेगा, वो सारा विवरण हिस्से के हिसाब से। मान लो 4 पक्षकार हैं, प्रथम पक्षकार के हिस्से में आई संपत्ति का विवरण, अब प्रथम पक्षकार के हिस्से में कौन कौन सी संपत्ति आई या किस किस संपत्ति का कौन सा भाग आया, उसका मेजरमेंट, उसकी दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में क्या है, उसकी लंबाई चौड़ाई, उसका क्षेत्रफल आपको उस बंटवारे में देना पड़ेगा। इसी तरह से अगर बी है, बी को कहां कौन कौन सी संपत्ति आई उनका भी बंटवारे में उल्लेख करना पड़ेगा, उनका मेजरमेंट देना पड़ेगा। जब ये सारी चीजें हो जाती है दोस्तों, मतलब कौन कौन को कहां कहां क्या क्या हिस्सा मिलना है और उस कौन सा हिस्सा उसका है वो आइडेंटिफाई करने के लिए प्रॉपर्टी में कौन सा हिस्सा मिला है उस हिस्से की बाउंड्रीज और पैमाइश बंटवारे में दिया जाना आवश्यक है, सभी लोगों के लिए कौन कौन सी कहां मिली। उसके बाद जब दोस्तों ये सारा हो जाएगा पूरा, उसके बाद में उस बंटवारा विलेख पर या मेमोरेंडम डीड पर या फैमिली सेटलमेंट पर सभी जो साझीदार हैं या सभी जो हिस्सेदार हैं सभी के हस्ताक्षर होंगे गवाहों के सामने दोस्तों, और इसके लिए कम से कम 2 विटनेस होने आवश्यक है, ज्यादा से ज्यादा आप कितने भी गवाह रख सकते हैं दोस्तों। जब आपका बंटवारा विलेख लिख के तैयार हो जाता है तो सभी पक्षकारों के सिग्नेचर उस पे होंगे, जो अंगूठा करते हैं उनके अंगूठा निशानी भी होंगे, वो गवाहों के सामने होंगे, और फिर उसके बाद में गवाहों के द्वारा उस बंटवारा विलेख या पारिवारिक बंटवारे पर, फैमिली सेटलमेंट पर अपने हस्ताक्षर किए जाएंगे। उसके बाद आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाके फैमिली सेटलमेंट या पारिवारिक बंटवारा विलेख को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। 1 दिन का प्रोसीजर है दोस्तों, ज्यादा लंबी चौड़ी कोई प्रक्रिया नहीं। दूसरा आता है दोस्तों मेमोरेंडम डीड। ये जब पारिवारिक मौखिक बंटवारा हो जाता है और पार्टीशन हो जाते हैं और सब लोग अपने अपने हिस्से पर उस बंटवारे के हिसाब से काबिज हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसके बाद में एक मेमोरेंडम डीड लिखी जाती है, भाई याददाश्त के तौर पर फलाना फलाना हिस्सा फलानी प्रॉपर्टी में से कितना हिस्सा कौन के हिस्से में आया, और उसका पोजेशन कर लेते हैं। इसको भी कोर्ट ने मान्यता दी है मेरे दोस्तों, क्योंकि अगर मौखिक बंटवारे के हिसाब से सभी हिस्सेदारों द्वारा मेमोरेंडम डीड लिखी गई है और उसके अनुसार मौके पर सभी ने कब्जा कर लिया है, अपने मकान बना लिए हैं, अपना बिजली का कनेक्शन लगवा लिया है, नल का कनेक्शन लगवा लिया है, अपना आधार कार्ड उस पते पे, तो वो एक कब्जे का सबूत हो जाता है दोस्तों, और वो भी न्यायालय में मान्य है। इसका फायदा मैं आपको दोस्तों बता चुका हूं कि जो सबसे आसान तरीका बंटवारे का, इसके क्या क्या फायदे हैं। परिवार में प्रेम बना रहेगा, कभी किसी कोई मनमुटाव परिवार में नहीं रहेगा और परिवार विखंडित होने से बच जाएगा दोस्तों।
और सभी के बीच में प्रेम और सौहार्द रहेगा। तो दोस्तों मैं निवेदन करता हूं कि जहां तक संभव हो सके मुकदमेबाजी से बचा जाए और आपसी सहमति से ईमानदारी पूर्वक जिसका जितना हिस्सा बनता है उसको वहां दे दिया जाए। तो निश्चित रूप से परिवार में विवाद नहीं होगा, कोई विवाद की स्थिति नहीं आएगी और सभी लोग सामंजस्य और प्रेम से रहेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगले वीडियो में एक नई कानूनी जानकारी के साथ फिर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।